आज हम आपको बताएंगे कि इस बार कैसे पैंगोंग को पार कर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। हम ये भी बताएंगे कि समंदर में क्यों फूल रही हैं चीन की सांसें। और आज सुशांत केस में किस व्हाट्सएप चैट के खुलासे पर मचा हड़कंप, हम ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। सवाल यह है कि क्या लद्दाख के विवाद का हल जंग के रास्ते ही होगा। यह आशंका अब और बढ़ गई है क्योंकि चीन ने एक बार फिर सरहद पर घुसपैठ की कोशिश की है। शनिवार की रात चीनी सैनिक पैंगोंग झील के तट पर पहुंच गए और कब्जे की कोशिश की। चौकस भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पैंगोंग झील के किनारे घुसे हैं चीनी सैनिक। गोगरा पोस्ट के पास घुसे हैं चीनी सैनिक। देपसांग में घुसे हैं चीनी सैनिक और अब पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर चीनियों ने की है घुसपैठ की नाकाम कोशिश। एक तरफ लद्दाख विवाद को लेकर चीन बातचीत का झांसा दे रहा था और दूसरी ओर पैंगोंग झील के किनारे घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। शनिवार की रात चीन ने पैंगोंग झील के किनारे स्टेटस को यानी पहले से मौजूद जमीनी हालात को बदलने की कोशिश की। चीन के सैकड़ों सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहुंचे थे। चीनी सैनिकों का इरादा था कि चुपके से उस इलाके पर कब्जा कर लें, लेकिन सख्त पहरेदारी में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों को इसका पता चल गया और उन्होंने चीनी सैनिकों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई कि चीन ने बातचीत की शर्तों को तोड़ते हुए पैंगोंग के किनारे फिर घुसपैठ की कोशिश की है और भारतीय सेना के चौकस जवानों ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया है। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर हुई इस घटना में 15 जून को गलवान में हुई झड़प की तरह कोई आमने सामने का संघर्ष या हाथापाई जैसी नौबत तो नहीं आई और न ही कोई जख्मी हुआ, लेकिन चीनी सेना का काला चेहरा बेपर्दा जरूर हो गया। चीन ने 29 अगस्त की रात सैनिकों को जमीनी दखल के लिए आगे बढ़ने से पहले फॉरवर्ड पोस्ट पर J-20 फाइटर तैनात कर दिए थे। चीनी सेना ने बॉम्बर विमान तैनात करके पैंगोंग के किनारे घुसपैठ की नई साजिश रची थी। चीन ने लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जहां होटान एयरबेस पर बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं इसके साथ ही सरहद पर J-20 फाइटर्स की उड़ानें भी देखी गई हैं। पैंगोंग में एक बार फिर चीनियों की घुसपैठ की कोशिश भारतीय फौज ने नाकाम तो कर दी, लेकिन इससे चीन की मंशा जाहिर हो गई। लिहाजा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जमीनी हालात की रिपोर्ट देने के लिए फौरन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर लद्दाख की पूरी घटना और हालात के बारे में बताया। इसके बाद से खबर है कि पीएम मोदी ने भी कई बड़ी बैठकें की। सूत्र बताते हैं कि फिलहाल लद्दाख में हालात को नियंत्रण में माना जा रहा है। घटना के बाद भारत ने चीन की इस हरकत पर घोर आपत्ति जाहिर की। दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और चुशूल में यह बैठक भी हुई। हालांकि अब भारतीय सेना और सरकार दोनों को अंदाजा हो चुका है कि चीन से बातचीत का कोई खास फायदा नहीं दिख रहा। शायद यही वजह है कि भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पिछले हफ्ते ही चीन के मंसूबों को भांपते हुए कहा था कि अगर चीन से बातचीत और शांति से सुलह की कोशिश कामयाब नहीं होती है तो भारत के पास चीन से निपटने का सैन्य विकल्प हमेशा खुला है। चीन ने पैंगोंग में घुसपैठ की जो कोशिश की उसे भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। भारत की नाराजगी का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि गलवान की झड़प के बाद ही चौकस भारत ने अपनी वॉरशिप साउथ चाइना सी में भेज दी थी और अब तो मलक्का स्ट्रेट में भी सख्त चौकसी के लिए फ्रंटलाइन वेसल्स तैनात कर दिए गए हैं। मतलब चीन ने अगर लद्दाख में ताकत दिखाने की कोशिश की तो समंदर में उसकी कब्र खुद सकती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की तबाही का इंतजार कर रही है अमेरिकी सेना। उस इलाके में समंदर से आसमान तक चीन का शिकार करने के लिए बेताब है अमेरिका। और उसी दक्षिण चीन सागर में चीन को चैलेंज करने के लिए मौजूद है हिंदुस्तान की सेना। लद्दाख में चीन के घुसपैठ और कब्जे की चाल से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने एक मोर्चा समंदर में खोल रखा है। जिस दक्षिण चीन सागर में किसी भी मुल्क की मौजूदगी पर चीन छाती पीटने लगता है, उस दक्षिण चीन सागर में भारत ने अपनी वॉरशिप भेजकर चीन को खुला चैलेंज दिया है। 15 जून को गलवान की घटना के बाद से ही हिंदुस्तान की वॉरशिप चीन की चौखट के करीब पहुंच चुकी थी। इसका खुलासा अब हुआ है।
पता चला है कि भारतीय युद्धपोतों के दक्षिण चीन सागर मूव करने के बाद चीन पर दबाव बढ़ गया। फिर जाकर 6 जुलाई को चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारत के से डोभाल के बीच लद्दाख मामला सुलझाने के लिए बातचीत हुई थी। चीन को अंदाजा हो गया था कि दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की पूंछ दबी हुई है। वहां भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी चीन के लिए खतरनाक थी, क्योंकि भारत के युद्धपोत लगातार अमेरिकी सेना के संपर्क में थे। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में लगातार युद्धाभ्यास कर रहा था और चीन की ओर से किसी तरह की चूक का इंतजार कर रहा था। इधर भारत ने दक्षिण चीन सागर में सिर्फ युद्धपोत ही नहीं भेजे, भारतीय नेवी ने वायुसेना के बेस पर अपने MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात कर रखे थे। चीन की किसी भी हिमाकत का सामना करने के लिए भारतीय सेना जून महीने से ही अलर्ट मोड में है। खासकर हिंद महासागर में चीन की एंट्री और एग्जिट पर हिंदुस्तान का सख्त पहरा है। समंदर में चीन पर पहरा। भारतीय नौसेना मलक्का स्ट्रेट से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक अलर्ट मोड पर है। नौसेना ने समंदर में पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सरहद पर युद्धपोत और पनडुब्बियों की तैनाती बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, भारत ने अंडमान और निकोबार की अपनी ट्राई सर्विस कमांड को भी वॉर अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर चीन ने लद्दाख में लड़ाई की शुरुआत की तो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की समाधि बनते देर नहीं लगेगी। एक तरफ सरहद पर चीन की साजिश की परतें खुल रही हैं, तो दूसरी ओर सुशांत केस में एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ है। पता चला है कि सुशांत की मौत से चंद घंटों पहले सुशांत का स्टाफ दीपेश किसी अनजान शख्स से व्हाट्सएप चैट कर रहा था। दूसरी खबर यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन ड्रग तस्करों की लिस्ट तैयार कर ली है जिसका कनेक्शन सुशांत के केस से जोड़ा जा रहा है। सुशांत की मौत को लेकर एक तरफ सीबीआई की जांच तेज है, तो वहीं इसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत की मौत के दिन का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जो मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जांच एजेंसियों के लिए अहम हो सकता है। आपको दिखाते हैं दीपेश ने उस अनजान शख्स से क्या बात की। हाय सर, सुशांत ने मुझे आपसे एक ई-कॉमर्स कंपनी के बारे में संपर्क के लिए कहा था। अनजान शख्स: भाई सुरक्षित है ना? प्लीज हाँ या ना में जवाब दो। हम बाहर ही हैं, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताओ, हम 5 मिनट में वहां आ जाएंगे। यह अनजान शख्स कौन था जो मौत के दिन भी सुशांत के स्टाफ से बात कर रहा था? जांच एजेंसियों को इस अनजान शख्स से कई सुराग मिल सकते हैं और वो जांच में अहम कड़ी साबित हो सकता है। सुशांत केस की तफ्तीश में अहम कड़ी की पड़ताल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कर रहा है। एनसीबी ने अब वैसे ड्रग माफियाओं की पड़ताल शुरू कर दी है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करते थे। और इस तफ्तीश में पहला नाम है, शुरुआत में आलू बेचने वाला फारूक शेख ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा नाम है। आरोप है कि अंडरवर्ल्ड से संपर्क में आने के बाद फारूक ने हाई प्रोफाइल लोगों के बीच ड्रग्स सप्लाई का धंधा अपनाया है। बताया जाता है कि फारूक शेख के 2 बेटे सैफ और शादाब भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने जाते हैं। एनसीबी के रडार पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का एक और नाम बकुल चंदेरिया भी है। बकुल मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग्स सप्लाई करने वाला बहुत पुराना नाम है। बकुल LSD और कोकीन का बड़ा सप्लायर बताया जाता है और 2012 में जुहू की एक पार्टी में बकुल को गिरफ्तार भी किया गया था। एनसीबी के राडार पर है सुवेद लोहिया नाम का शख्स भी। हालांकि लोहिया का ड्रग सिंडिकेट में शामिल होने का कोई कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सुवेद लोहिया सुशांत केस में तब सुर्खियों में आया जब रिया इसकी कार से ईडी दफ्तर पर पहुंची थी। एनसीबी अब इन सभी चेहरों की पूरी पड़ताल कर रही है ताकि सुशांत के केस का सच सामने आ सके। सुशांत केस में हर रोज खुलासों की बाढ़ सी आ गई है, तो हिंदुस्तान के कुछ सूबे सचमुच के सैलाब में डूब रहे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक आसमानी प्रकोप की कुछ खबरें भी देख लीजिए। सैलाब से हिंदुस्तान में हाहाकार, उफान पर नदियां, जमींदोज हुआ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, पानी पानी हुआ रेगिस्तान।
सैलाब में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। पश्चिमी एमपी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा की विकराल लहरें डरा रही हैं। सब कुछ डुबा देने को बेताब है नर्मदा। नर्मदा में उफान से होशंगाबाद में बाढ़ का 47 साल का रिकॉर्ड टूटा। होशंगाबाद समेत सूबे के 9 जिले सैलाब का संकट झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान के रेगिस्तान भी इन दिनों बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। इस बाढ़ में जैसलमेर के कई गांव की सड़कें बह गई हैं, तो कई गांव में लोग बाढ़ के खतरे से जूझते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश का असर गंगा नदी पर भी दिख रहा है। पटना समेत कई इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बढ़ा रही है बाढ़ का खतरा। एक तरफ पटना में गंगा नदी डरा रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कई इलाकों में वेणगंगा की लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चंद्रपुर के कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कहीं बोट का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश का असर महाराष्ट्र के नागपुर पर भी दिख रहा है। नागपुर के रामटेक में मलबा नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि पुल का एक हिस्सा धड़ाम हो गया। पुल धराशायी होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया और सैलाब काल में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कोरोना के कहर से जूझते मुल्क के बीच आज कांग्रेस पर करप्शन का पॉलिटिकल प्रहार भी हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मेहुल चौकसी से लेकर यस बैंक के एमडी राणा कपूर और जाकिर नायक तक ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया है। मेहुल चौकसी के नाम पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है गीतांजलि ग्रुप। राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। राणा कपूर ने 9,45,000 रुपीस का यस बैंक से एक फंड डोनेट किया राजीव गांधी फाउंडेशन को। TIL फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिस पे PMLA का केस चल रहा है, उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन RGF को 27 अक्टूबर 2011 को किया। जाकिर नायक के फाउंडेशन का नाम है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF। इसने 8 जुलाई 2011 को इस IRF ने 50 लाख रुपए RGF को डोनेट किए, ये भी आप जानते हैं। 4 चेहरे और एक निशाना। बीजेपी के प्रवक्ता ने राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे की डिटेल देकर कांग्रेस पर घोटाले और भ्रष्टाचार का पुराना कार्ड आजमाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके यहाँ क्या क्या गड़बड़े होती है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से पलटवार की झड़ी लगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि चीनी कब्जे और डूबती GDP दर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पुरानी लकीर पीट रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंक और कट्टरपंथ का प्रचार करने वाले जाकिर नाइक से भी चंदे का आरोप लगाया है। बीजेपी की माने तो राजीव गांधी फाउंडेशन को न सिर्फ घोटाले के आरोपियों ने पैसे दिए थे, बल्कि जाकिर नाइक नाम के भगोड़े आतंकी गुरु ने भी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। हालांकि ये मामला पुराना है और जाकिर की ओर से चंदा मिलने की खबर आने के बाद फाउंडेशन की ओर से जाकिर को ही पैसा वापस कर दिया गया था। लेकिन कोरोना, चीन, बाढ़ और बेरोजगारी के मुद्दों के बीच बीजेपी की ओर से कांग्रेसी करप्शन कार्ड का निकालना सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि इन मुद्दों पर कांग्रेस पहले से ही घिरी रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार के इन मुद्दों पर कांग्रेस पहले से घिरी रही है और पलटवार या सफाई के लिए कांग्रेस के पास कोई नया जवाब नहीं होगा। जाहिर है कांग्रेस देश की मौजूदा समस्याओं की आड़ में इन सियासी हमलों से बचाव की कोशिश करेगी।